स्वागत है वाक्य की कक्षा में मेरे ई हिंदी चैनल पर। पिछली कक्षा में हमने वाक्य के भेद पढ़े। वाक्य के भेद के साथ हमने वाक्य क्या होता है, उसमें किस तरह की बातें देखी जाती हैं, किस तरह का वाक्य अपने आप में एक सार्थक वाक्य होता है, वाक्य के क्या गुण होते हैं और उसके अलावा अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, वो सारी बातें हमने जानी। और आज हम लोग सरल शब्दों में जानेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद, जो आपको कक्षा 10 में लगे हुए हैं। रचना के आधार पर हमारे पास है वाक्य के 3 भेद: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसी सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। साधारण यानी कि एकदम सिंपल। सिंपल का मतलब है जिसमें एक कर्ता होगा, क्रिया उसमें एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन आपका कर्ता एक ही रहेगा। क्रिया कितनी भी बड़ी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक कर्ता रहेगा और वो क्रिया को कर रहा होगा। देखिए कुछ एग्जाम्पल। पानी बरस रहा है, राम सो रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, श्याम कक्षा के बाद बाजार जाएगा। यहाँ पर हमारा कर्ता क्या है? पानी। बरस रहा है हमारी क्रिया है, यानी कि हमारा ये विधेय है। राम हमारा उद्देश्य है, कर्ता है, और हमारी क्रिया क्या है? हमारा विधेय क्या है? सो रहा है। हर वाक्य के अंदर हमारे पास एक कर्ता है, यानी कि एक उद्देश्य है, और क्रिया यानी कि हमारा विधेय जो है वो कितना भी बड़ा हो सकता है। व्याकरणिक दृष्टि से जो हम सरल वाक्य की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा देते हैं, अगर आप उसे नोट डाउन करना चाहें तो आप नोट डाउन कीजिए। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य कहा जाता है। उदाहरण आपके पास ये सारे दिए गए हैं। इसके अलावा भी जैसे राम सो रहा है, राम गाना गा रहा है, श्याम खाना खा रहा है, सीता अंगूर खा रही है। इस तरह के जितने भी वाक्य हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं कक्षा कर रहा हूँ, जिसमें एक कर्ता है और उसके बाद क्रिया है, या एक क्रिया है, 2 क्रिया है, 2 से अधिक क्रिया है। मैं खाना खाकर पढ़ाई करूंगा और फिर सोऊंगा। तो इसमें एक साथ वो 3 बातें बता रहा है कि वो क्या क्या करेगा, लेकिन कर्ता हमारे पास एक ही है। तो एक साधारण सिंपल वाक्य जिसमें हमें एक कर्ता और क्रिया के बारे में पता चलता है, वो कहलाता है सरल वाक्य। आइए अब हम आगे चलते हैं हमारे रचना के आधार पर दूसरे भेद यानी संयुक्त वाक्य की तरफ। सरल वाक्य के बाद संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना। संयुक्त वाक्य में 1, 2 या 2 से अधिक भी वाक्य जुड़े हो सकते हैं। फर्क क्या है? जो वाक्य जुड़े होंगे छोटे छोटे, जिन्हें उपवाक्य कहा जाता है, वो वाक्य जुड़े होंगे योजक से, समुच्चय बोधक अव्ययों से। अव्यय क्या होते हैं? जिनके ऊपर काल, लिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल हो, पुरुष लिंग के लिए इस्तेमाल हो, वर्तमान काल में हो, भविष्य काल में हो, किसी भी जाति के लिए हो, किसी भी समय के लिए हो, किसी भी वचन के लिए इस्तेमाल हो रहे हो, एक वचन, बहुवचन, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो जो उपवाक्य 2 या 2 से अधिक उपवाक्य समुच्चय बोधक अवयवों यानी कि योजकों से जुड़े होते हैं, वो कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। ज्यादातर बच्चे संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में कंफ्यूज होते हैं। ये मैं आपको संयुक्त वाक्य क्लियर करने के बाद क्लियर करूंगी। पहले हम लोग संयुक्त वाक्य को अच्छी तरीके से समझते हैं। संयुक्त का मतलब जोड़ना। सरल भाषा में अगर हम लोग इसकी परिभाषा दें तो जहां 2 या 2 से अधिक वाक्य किसी समुच्चय बोधक यानी कि योजक अव्यय से जुड़े हों। किस तरह के अव्यय? इसलिए, किंतु, परंतु, और, तथा, या, इस तरह के योजक चिन्ह हैं। 2
से अधिक या दो उपवाक्यों को जोड़कर एक वाक्य की संरचना करते हैं। संयुक्त वाक्य की क्या खासियत होती है कि जहां योजक चिन्ह उन्हें जोड़ रहा है। एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये एक रस्सी है और ये एक रस्सी है। अब जब मुझे इन दोनों रस्सियों को जोड़ना होगा तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों रस्सियों की आपस में गांठ लगा दूंगी। लेकिन इस गांठ की एक खासियत है, वो क्या है, अगर मुझे इन दोनों रस्सियों को वापस से अलग करना होगा तो मैं इस गांठ को खोल दूंगी और वापस मेरे पास दो रस्सियां हो जाएंगी। इसका मतलब संयुक्त वाक्य में जो योजक इस्तेमाल होता है, यदि हम उस योजक को हटा दें तो जो उपवाक्य है वो अपने आप में कंप्लीट होता है, अपने आप में पूर्ण होता है। एग्जाम्पल से समझिए, रात हुई और तारे निकल आए, यहाँ योजक चिन्ह है। और अगर मैं इस योजक चिन्ह को यानी इस गांठ को जिससे मैंने इन दोनों वाक्यों को जोड़ा है, संयुक्त किया है, इसे हटा दूं तो मुझे अपने आप में पूर्ण दो वाक्य मिल जाएंगे। रात हुई, तारे निकल आए। दूसरा एग्जांपल देखिए, मुझे गाड़ी पकड़नी थी इसलिए सुबह उठना पड़ा। इसमें योजक चिन्ह क्या है, इसलिए। अगर मैं इसलिए हटा दूं, एक छोटा वाक्य मुझे क्या मिला, मुझे गाड़ी पकड़नी थी, सुबह उठना पड़ा। दोनों वाक्य अपने आप में अपने अर्थ को पूरी तरीके से स्पष्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो योजक चिन्ह इन वाक्यों को जोड़ता है, उस योजक चिन्ह को हटा देने से हमें अपने आप में कंप्लीट दो या दो से अधिक जितने वाक्यों को भी जोड़ा गया होता है वो वाक्य हमें मिलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उसने समझाया था किंतु मैं ना समझ सका। इसमें योजक चिन्ह क्या है, किंतु। अब मैं किंतु को अगर यहां से हटा दूं, इस गांठ को मैं खोल दूं, उसने समझाया था, मैं ना समझ सका। अपने आप में दो वाक्य मुझे मिल गए हैं। चौथा एग्जांपल देखिए, तुम पढ़ लो या टीवी देख लो। योजक चिन्ह है इसमें या समुच्चय बोधक हमारा अव्यय। इसमें कौन से दो वाक्य हैं, तुम पढ़ लो, टीवी देख लो। जब मैंने बीच में या लगा दिया, योजक चिन्ह से इनको जोड़ दिया, एक गांठ लगा दी इन दोनों वाक्यों के बीच में, तो वो वाक्य बना या तो तुम टीवी देख लो या फिर तुम पढ़ लो। एक और एग्जांपल देखिए, राम ने कहा कि मैं सो जाऊंगा। अब इस वाक्य में ये की लग जाने से क्या ये संयुक्त वाक्य बन गया? इसमें राम ने कहा एक शब्द है, मैं सो जाऊंगा एक वाक्य है, इसमें की योजक लगा हुआ है, तो क्या ये संयुक्त वाक्य है? बिल्कुल ठीक यही कंफ्यूजन है जो बच्चे हमेशा गड़बड़ करते हैं। जहां पर ये की आ गया, जहां पर एक काम का होना दूसरे काम पर है, तो वहां पर वो वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं रह जाता है। आइए इसको थोड़ा सा और डिटेल से मैं समझाती हूँ। राम ने कहा कि मैं सोऊंगा। अब बच्चे क्या सोचेंगे कि ये जो की शब्द है, अव्यय है, ये योजक है। ये राम ने कहा मैं सोऊंगा को जोड़ रहा है, और इस कंफ्यूजन में वो इसे संयुक्त वाक्य कहेंगे। आपको संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के कॉन्सेप्ट को समझने की बहुत जरूरत है। संयुक्त वाक्य में मैंने बताया, संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना, किसी एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ने वाला। उसके बीच में एक योजक लग जाएगा और दो वाक्य आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों वाक्य अपने आप में पूर्ण होंगे। क्या अगर मैं इन्हें अलग करूं तो ये दो वाक्य अपने आप में पूर्ण होंगे? राम ने कहा कि, राम ने कहा, राम ने क्या कहा कि मैं सोऊंगा। दोनों ही वाक्यों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो यहाँ ये जो की है ये योजक की तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये इस एक वाक्य को दूसरे वाक्य पर निर्भर बना रहा है। मैं सोऊंगा किसने कहा? राम ने कहा। तो इसमें कौन सा मुख्य वाक्य हो गया?
राम ने कहा कि मैं सोऊंगा। मैं सोऊंगा किस पर निर्भर है? राम ने कहा। तो मुख्य वाक्य हो गया राम ने कहा, मैं सोऊंगा हो गया हमारा गौण वाक्य। थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। मिश्र वाक्य जैसा संयुक्त वाक्य का अर्थ था जोड़ना, मिश्र का अर्थ होता है मिल जाना। संयुक्त जुड़ रहा है और मिश्र मिल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, दो रस्सी को हमने गांठ से जोड़ा और उसी गांठ को खोला तो दोनों रस्सियां अलग हो गई। लेकिन मिश्र वाक्य में जब वाक्य एक दूसरे में मिल जा रहे हैं, जैसे में हम पानी के अंदर चीनी को घोल दें, तो क्या आप चीनी को वापस पानी में से निकाल सकते हैं? संभव नहीं है। उसी तरीके से मिश्र वाक्य का भी पूरा हिसाब किताब है। संयुक्त वाक्यों को हम लोग अलग कर सकते हैं, लेकिन मिश्र वाक्य के अंदर एक वाक्य प्रधान होता है और बाकी के दो या दो से अधिक जितने भी वाक्य उसके अंदर जुड़े हों, वो सभी वाक्य आश्रित हो जाते हैं उस प्रधान वाक्य के ऊपर। यानी कि उन आश्रित वाक्यों का अर्थ तभी पूरी तरीके से स्पष्ट हो सकता है जब उनके साथ वो प्रधान वाक्य लगा हुआ हो। यानी वो सारे वाक्य एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, घुल मिल गए हैं, जिनको अलग नहीं किया जा सकता। उदाहरण से समझते हैं। जो परिश्रम करते हैं, आइए पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हो जिनमें एक उपवाक्य प्रधान हो जाए और अन्य गौण हो जाए, यानी कि एक वाक्य जो है वो मुख्य वाक्य बन जाए और बाकी के जो वाक्य हैं वो उस पर आश्रित हो जाएं। उदाहरण देखिए, जो परिश्रम करते हैं, कॉमा, उन्हीं को सफलता मिलती है। यहाँ पर हमारा जोड़ने वाला शब्द क्या था? की, जिससे हमारा प्रधान वाक्य पता चल रहा था और गौण वाक्य पता चल रहा था। और यहाँ पर वो कॉमा के रूप में, जहाँ की लगा है वहां पर मिश्र वाक्य है, वो योजक की तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो एक वाक्य को दूसरे वाक्य पर आश्रित बनाने के लिए, यानी एक के माध्यम से बाकी के उपवाक्यों का अर्थ देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उसी तरीके से कॉमा इस्तेमाल होता है या हमारा की इस्तेमाल होता है। जो परिश्रम करते हैं उन्हीं को सफलता मिलती है। तो यहाँ पर हमारा जो परिश्रम करते हैं हमारा मुख्य वाक्य हुआ, उन्हीं को सफलता मिलती है। किन को सफलता मिलती है? जो परिश्रम करते हैं। उन्हें उसने संदेश दिया है कि वह देर से आएगा। यहाँ पर हमारा मुख्य वाक्य क्या है? संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है? कि वो देर से आएगा। तो वो देर से आएगा किस पर निर्भर करता है? संदेश पर। मुख्य वाक्य क्या हुआ? उसने संदेश दिया है कि वह देर से आएगा। जो गरजते हैं, कॉमा, वो बरसते नहीं। यहाँ कॉमा जो है वो हमारा मिश्र वाक्य का संकेत है। जो लोग ईमानदार होते हैं, कॉमा, उनका सर्वत्र आदर होता है। किनका सर्वत्र आदर होता है? जो लोग ईमानदार होते हैं। तो ये जो अर्थ निकल रहा है आदर होने का, ये तभी संभव है जब हम ईमानदार लोग के बारे में पढ़ रहे हैं। जो लोग ईमानदार होते हैं, ये वाक्य हुआ प्रधान और इस वाक्य पर निर्भर करता है उनका सर्वत्र आदर होगा। जो वीर और साहसी होते हैं, कॉमा, वे विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं घबराते। अब इस एग्जाम्पल को मान लीजिए आपको एग्जाम में दे दिया जाए, बच्चे सोचेंगे इसमें और लगा हुआ है, तो क्या ये संयुक्त वाक्य हो गया? जैसा मैंने आपको पहले बताया, संयुक्त का काम है जोड़ना, लेकिन अगर हम उस जोड़ को खोल देंगे तो हमारे पास जो दो वाक्य या दो से अधिक वाक्य मिलेंगे वो अपने आप में पूर्ण होंगे। लेकिन मिश्र वाक्य में क्या होगा? यदि हम एक वाक्य को उसके अंदर से खोल के अलग कर देंगे तो बाकी सारे वाक्यों का अर्थ जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। पूरी तरीके से उनका कोई अर्थ, उनका कोई लक्ष्य जो है वो पूर्ण नहीं होगा। तो यहाँ और लग जाने से जो वीर साहसी होते हैं, क्या ये मुझे दो वाक्य मिले? जो वीर और साहसी होते हैं वे विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं घबराते। क्या ये अपने आप में लक्ष्य को पूरा करते हुए दो वाक्य हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये भी एक मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल है। जो वीर और साहसी होते हैं, कॉमा, वे विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं घबराते। कौन नहीं घबराते?
जो वीर और साहसी होते हैं। तो प्रधान और मुख्य वाक्य क्या हुआ, जो वीर और साहसी होते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, वो जो पीली शर्ट में खड़ा है वो मेरा भाई है। कौन मेरा भाई है, जो पीली शर्ट में खड़ा है। तो यहाँ प्रधान वाक्य क्या हुआ, जो पीली शर्ट में खड़ा है, और उस पर आश्रित क्या है, वो मेरा भाई है। मैं कैसे अपने भाई को डिस्क्राइब कर रही हूँ, जो पीली शर्ट में खड़ा है। जब तक मैं उसको डिस्क्राइब नहीं करूंगी तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि कौन मेरा भाई है। वहां 4 लड़के खड़े हैं, एक पीली शर्ट में, एक लाल शर्ट में, एक नीली शर्ट में, एक हरी शर्ट में। अब मैं उससे बोलूं वो मेरा भाई है, कौन सा मेरा भाई है, 4 लोगों में उसे कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेरा भाई है। तो मैं उसको डिस्क्राइब कर रही हूँ, वो जो पीली शर्ट में खड़ा है वो मेरा भाई है। तो इसमें प्रधान क्या हो गया, वो जो पीली शर्ट में खड़ा है। तो मुख्य वाक्य क्या हो गया, पीली शर्ट में खड़ा हुआ, और उसके ऊपर निर्भर क्या हो गया, वो मेरा भाई है। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा डिस्क्रिप्शन देखने के बाद आप लोग रचना के आधार पर जो हमारे 3 वाक्य हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, इनको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सरल यानी साधारण वाक्य जिसके अंदर एक कर्ता होता है, क्रिया एक से अधिक भी हो सकती है। संयुक्त वाक्य जिसमें 2 अपने आप में पूर्ण वाक्यों को योजक की सहायता से जोड़ा जाता है। मिश्र वाक्य जिसमें एक वाक्य पर आश्रित बाकी के उपवाक्य होते हैं, एक उपवाक्य प्रधान हो जाता है और बाकी के उपवाक्य गौण हो जाते हैं, यानी कि उसके ऊपर आश्रित हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स हमने अच्छी तरीके से समझे। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई जरूरत लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी सारी शंकाओं का निवारण आप लोगों को करके दूंगी। अगले वीडियो में उनको फिर से आप लोगों को क्लियर करूंगी। तब तक के लिए हम लोग एक विराम लेंगे, अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।